डिस्कशन हो गया। चलिए अब सर ये if you know the value of potential you can find the value of electric field. We again come to this formula. General formula was this. जनरल फॉर्मूला अगर हम देखें तो ये ऐसे था, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई डी आर। तो सर मैं यहाँ से ये भी कह सकता हूँ कि dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डी आर। कैन आई क्लेम दैट? तो भाई अगर E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई डी आर है तो dv को मैं माइनस ऑफ ई डी आर भी लिख सकता हूँ, है ना। तो अगर मैं इसको माइनस ऑफ ई डी आर लिख दूं और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, आई इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इधर भी इंटीग्रेट कर दूं लेफ्ट साइड में भी और इधर भी इंटीग्रेट कर दूं ऑन द राइट साइड, ठीक है। फ्रॉम इनिशियल पोटेंशियल टू फाइनल पोटेंशियल, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे कि v फाइनल माइनस ऑफ v इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डी आर फ्रॉम r इनिशियल से r फाइनल। आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। ये तरीका है लिखने का। यू कैन राइट दिस पोटेंशियल डिफरेंस एज माइनस ऑफ ई डी आर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब एक बात समझिए सर, यहाँ पर दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस दैट यू विल गेट फ्रॉम दिस, राइट। अगर आप आउट ऑफ द टू कोई एक पोटेंशियल अगर आपको पता है तो आप दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल आपको मिल जाएगा। इसका मतलब सर इफ यू नो द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल तो टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड यू डिफरेंशिएट द पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और मान लो अगर आपको कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो in that case what you will do, you will just integrate that electric field with respect to the distance, that is position vector actually, so you will get the value of potential। ये पता नहीं मैंने ये फॉर्मूला बताया है नहीं बताया लास्ट टाइम, अगर बताया भी है तो भी ठीक, नहीं भी बताया है तो भी ठीक, ठीक है। अच्छा इधर अगर मैं दोनों तरफ इफ आई मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय द नेगेटिव साइन तो मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ, वी आई माइनस ऑफ वी एफ ई डी आर, कहां से कहां तक सर, आर इनिशियल से आर फाइनल, ये भी लिख सकता हूँ। तो अगर आप वी आई माइनस ऑफ वी एफ करोगे तो ऑन द राइट साइड यू विल टेक द प्लस साइन एंड इफ यू विल टेक द डिफरेंस फ्रॉम फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल अगर करोगे तो ऑन द राइट साइड यू विल टेक द माइनस साइन। आई होप आई मेड माय पॉइंट क्लियर टू ऑल। एग्जांपल लेंगे अभी क्लैरिटी आएगी, पहले ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब देखो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो आपका डी आर है वो इट कैन सिंपली बी dx और इट कैन बी द सम ऑफ dx एंड dy, डिपेंड्स कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग अगर गिवन है तो आप उस केस में सिर्फ और सिर्फ डी आर की वैल्यू क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे, है ना। अभी एग्जांपल से समझते हैं। देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इस एग्जांपल से अपन समझते हैं। एग्जांपल से समझ लो, मान लो सर मैं आपसे कहता हूँ ये पॉइंट है A and the coordinate of this point is 0,0. Obviously, I'm taking only the point coordinate only along x axis. मान लीजिए ये पॉइंट B है सर, ये पॉइंट B है और यहाँ पर x की वैल्यू 2 मीटर है, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है कि A पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, द पोटेंशियल एट पॉइंट A इज इक्वल टू 10 वोल्ट। You have to find out the potential at point B. So what would be the value of potential at point B? This is what you are supposed to calculate. A point पे potential is 10 volt, B point पे potential आपको बताना है और इस रीजन में आपको कहा जा रहा है कि इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है, आई कैप। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज 2x स्क्वायर आई कैप। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको दिया है इज इट ओनली अलोंग एक्स एक्सिस और इट इज अलोंग ऑल द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस? सर एक्स। सर एक्स एक्सिस। ओनली एक्स, है ना। देयर इज नो वाई, देयर इज नो जेड। तो इसका मतलब बेटे अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली वेरिंग अलोंग एक्स एक्सिस तो पोटेंशियल जो मिलेगा मुझे वो सिंपली कैसे मिलेगा मुझे, तो आपकी मर्जी है, आइदर यू डू वी एफ माइनस ऑफ वी आई और आप वी आई माइनस ऑफ वी एफ कीजिए, आपकी मर्जी। तो मैं एक्चुअली में वी आई माइनस ऑफ वी एफ ही करता हूँ, है ना। मैं ये करता हूँ, अगर आपको मन नहीं कर रहा आपको ये करना है तो आप ये अप्लाई करिए, मुझे उससे मतलब नहीं है। दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर। तो वी आई माइनस ऑफ वी एफ, ई की वैल्यू आप लिखेंगे 2x स्क्वायर आई कैप एंड here dr will be written as equal to dx I cap. Did you understand why? Did you understand why? Why did I write dx in place of dr? You have to respond. सर ये पहले भी बता चुका हूं कि पोजीशन वेक्टर लिखा जाता है x I cap प्लस ऑफ y j cap प्लस ऑफ z k cap, ठीक है। तो ये इसको अगर हम dr लिखें तो dr will be written as equal to dx I cap
प्लस ऑफ डी वाई जे कैप प्लस ऑफ डी जेड के कैप। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अगर डी जेड इज जीरो as well as dy is also zero, so dr can only be written as equal to dx or not? Sir, did you understand? Please respond. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसलिए बेटा in place of dr I have just written dx because there is no other coordinate involved, और कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, तो dr को अपन dx लिख सकते हैं। आई कैप क्यों लगाया है? आपको मालूम है कि dr इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो जब आप ऐसे लिखते हो dr इज इक्वल टू dx आई कैप, इसका मतलब होता है दिस इज द मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स एक्सिस एंड दिस इज द डायरेक्शन। ठीक है, तो इसके लिए लगाया। अच्छा, डॉट क्यों लगाया? बिकॉज आपको मैंने इससे पहले बताया भी है इन द प्रीवियस क्लास, इफ यू रिमेम्बर, हाँ, इट इज द डॉट प्रोडक्ट, बिकॉज आपका जो dr है वो पोजीशन वेक्टर है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो अगर आप dv इज इक्वल टू edr लिखोगे तो दिस इज अ वेक्टर, दिस इज आल्सो अ वेक्टर, एंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स इज अ स्केलर। दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर तभी हो सकता है जब आप डॉट प्रोडक्ट लें, बिकॉज व्हेन यू टेक द क्रॉस प्रोडक्ट द प्रोडक्ट विल बी अ वेक्टर इटसेल्फ, राइट? तो यहाँ पर e डॉट dr है सर, इट इज नॉट e क्रॉस dr, दैट इज व्हाई यू आर राइटिंग e डॉट। ठीक है, अब देखिए सर, कैन एनीबडी टेल मी कि व्हाट इज i डॉट i? अच्छा, ऐसे लिख दूं मैं अगर कहीं पर 2 i कैप डॉट 4 i कैप, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस? शेयर करो अपना नॉलेज शेयर करो मेरे साथ, बस कुछ नहीं करो ज्यादा। तो 0 या 1 था? So 0. नो, इट विल नॉट बी 0, इट विल बी 1। Yes, sir. देखो, whenever you take the dot Yes, sir. product, तो magnitudes are simply multiplied, तो 4 to 8 i dot i। बेसिकली क्या होता है कि डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट आप वेक्टर का लेते हो, तो यहाँ पर जो वेक्टर है वो क्या है? वेक्टर इज योर यूनिट वेक्टर है, राइट? तो i डॉट i will give you the dot product, है ना? 2 and 4 are simply the magnitude, they will be multiplied algebraically, right? तो i डॉट i, अब याद रखिए i डॉट i कितना होता है? 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, i डॉट j 0, k डॉट j 0, है ना? ठीक है, तो i डॉट i की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इसका मतलब सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सी ऑन द राइट साइड, this will be written as only 2x squared dx because i dot i will become 1. And what is the coordinate for z? Sorry, what is the coordinate for x? तो x की जो initial limit है at point a it is 0, and x की जो final limit है at point b it is 2. Tell me yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What is the initial value of voltage? तो बेटा वो 10 है। And what is the final value of voltage? यही हमें find करना है। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, सॉल्व कर लो, तो पहले आप लोग यहाँ तक नोट कर लें, सो दैट आई गेट सम स्पेस टू राइट फर्दर स्टेप्स। तो प्लीज आप लोग यहाँ तक नोट कर लें, फिर उसके बाद मुझे बताएं। Aryan Ved, you were absent in the last class, as I remember. Where were you? Sunday. Sunday. Yes, I'm talking about Sunday. Yes. Sunday नहीं बल्कि Monday. I hope you were not present in on Monday also. Yes, sir. I was there. अच्छा, you were present? Yes, sir. Okay, ठीक है, good. अच्छा, last Friday class was postponed because of some reasons which was unavoidable. So don't worry, I'll compensate that this Sunday. So all of you have time on Sunday, right? Or some of you are busy on Sunday? Sir, कितने बजे? वो तो डिसाइड कर लेंगे जब भी बोलो आप। वैसे मुझे लगता है कि दिस इज अ पैंडेमिक सिचुएशन, तो इस सिचुएशन में तो शायद बाहर घूमने तो नहीं जाते होगे, बट स्टिल यू कैन स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ योर पेरेंट्स एंड ऑल। तो वो आप जाहिर है कि वो स्पेंड करोगे इवनिंग में। तो आई थिंक ये 4 बजे फ्री होगे जी? सर संडे को मेरा 1 to 5:30 पेपर है। 1 to 5:30 यू हैव पेपर? यस सर। कहाँ पर? स्कूल में? नो सर, फिटजी का पेपर है। अच्छा, ओ तुमने फिटजी ज्वाइन कर रखा है, यस राइट। तो व्हाट अबाउट सैटरडे? Yes, sir. Saturday is second Saturday. तो मतलब क्लास रख सकते हैं ऑन सैटरडे? यस सर। एवरीवन हैज टू रिस्पोंड भाई, ये नहीं कहना कि फिर सर ने
ऐसा टाइम दे दिया जिसमें हम अवेलेबल नहीं है. Everyone has to respond. Yes, sir. Yes, Affected. I'm asking everyone Yes, sir. because I need the availability of every of you. जैसे सैटरडे तो इवनिंग सही रहेगा आई गेस, क्योंकि सैटरडे इवनिंग सही रहेगा. ठीक है, तो एक बार हम फिर से इस बात को डिस्कस कर लेंगे ऑन फ्राइडे एंड देन विल फाइनली अरेंज क्लास ऑन सैटरडे. तो मैं सैटरडे ही टाइम फिर डिस्कस कर मतलब फ्राइडे ही टाइम को फाइनल करूंगा आफ्टर डिस्कसिंग विथ यू ऑल. ठीक है, तो मतलब ये श्योर है कि वी विल हैव एन एक्स्ट्रा क्लास दिस वीक. ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा. तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करें सर, तो हाउ Yes, विल sir. इंटीग्रेट. तो 2x स्क्वायर सर आपको मालूम है कि 2 इज अ कांस्टेंट. x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे आप x स्क्वायर dx, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस ऑफ vf. दिस विल बी इक्वल टू 2. दिस विल बी x क्यूब बाई 3. कहां से कहां तक सर? दिस विल बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 से 2. तो हमें v फाइनल निकालना है. दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू 10 माइनस ऑफ 2 बाई 3. ये अपर लिमिट इसमें पुट करो तो दैट बिकम्स 8. पुट द लोअर लिमिट, इट बिकम्स 0. तो v फाइनल की वैल्यू कितनी हो गई? 10 माइनस ऑफ 16 बाई 3. ठीक है, तो v फाइनल की वैल्यू कितनी हो गई? 30 और 14, 16, दैट इज इक्वल टू 14 बाई 3 वोल्ट. दिस इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज दैट आई एम गेटिंग एट पॉइंट बी. नोट करिए. एक और ऐसा क्वेश्चन लेते हैं. ओके जवेरिया. तो जवेरिया इज सेइंग कि उसने नोट कर लिया है. शी इज डन विद दिस. तो क्या मैं इसको इरेज कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, चलिए एक sir. ऐसा और क्वेश्चन लेते हैं बेटा. चलिए, वेरी गुड. एक और ऐसा क्वेश्चन लेते हैं. लेट्स सी कि वेदर वी कैन सॉल्व दिस और नॉट. तो सर कुछ भी बना लेते हैं. मान लो ये पॉइंट ए है, फिर से ये पॉइंट बी है. लास्ट क्वेश्चन में वी ओनली हैड वन कोऑर्डिनेट एक्सिस इन्वॉल्वड. इन दिस क्वेश्चन आई विल इन्वॉल्व टू कोऑर्डिनेट एक्सिस. अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा, है ना? जब कुछ दिन के बाद आप पढ़ाना शुरू करोगे, मान लो आप में से कोई पढ़ाने में इंटरेस्टेड हो, तो आपको पैटर्न पता है कि हाउ टू फॉर्म क्वेश्चंस. ठीक है, आपको उसके लिए बुक कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है. आपको अगर पैटर्न पता चल जाता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है शुरू के टाइम्स में, है ना? 2-4 साल लगाने पड़ते हैं इन सब के पीछे. तो 2-4 साल में अगर आपका दिमाग चलता हो तो आपको पैटर्न पता है, तो पैटर्न पता है तो यू कैन फॉर्म क्वेश्चंस ऑन दिस. देखो, पहले क्वेश्चन में आई जस्ट इन्वॉल्व वन कोऑर्डिनेट एक्सिस. दूसरे क्वेश्चन में मैं क्या वेरिएशन कर दूंगा? मैं इंस्टेड ऑफ वन कोऑर्डिनेट एक्सिस मैं दो कोऑर्डिनेट एक्सिस इन्वॉल्व कर दूंगा. थर्ड क्वेश्चन में मैं क्या कर सकता हूँ? कोई मुझे बताएगा अगर मुझे बनाना हो थर्ड क्वेश्चन, तो व्हाट कैन आई डू? सर तीनों Sir, एक्सेस. 3 coordinate. तीनों एक्सिस. यही होता है पैटर्न, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है. तो देखिए सर, यहाँ पर मैंने मान लीजिए कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया मैंने x और y 1,2 एंड दिस आई हैव टेकन एज 3,4. ठीक है, आपको बोला गया कि इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है, अगेन इट इज इक्वल टू 10 वोल्ट. यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट बी पॉइंट. पॉइंट बी पे आपको पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट दिस पॉइंट बी. और इस केस में आपसे ये बोला जा रहा है सर कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज 2x i cap 2x I cap plus of 4j cap. This is the value of electric field. And they are asking you to find the value of potential. अब मुझे बताओ, will you try to solve or should I solve? सर वी You विल have to respond. Okay, I'm Sir, giving you a try minute. to- ठीक है, I'm giving you a minute. Just try it. If it will not be possible for you, then I'll solve. तो पहले आप try कर लें. I'm giving you 1 minute to solve this. Hurry up.
चलिए सर, हो गया होगा शायद। सर यहाँ पर भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ v initial minus of v final, this will be nothing but E dot dr. The same formula you have to apply again. V initial की वैल्यू आपको गिवन है सर 10 minus of v final, which is the potential at point B. You have to find out that E की वैल्यू, the value of electric field is 2x I cap plus of 4j cap. This is plus of 4j cap. इसका सर डॉट प्रोडक्ट करो किसके साथ? तो यहाँ पर dr की वैल्यू यू विल राइट इट एज dx I cap plus dy j cap. Did you understand everyone? Yes, sir. सर यहाँ पर दोनों एक्सिस है ना, यहाँ पर x एक्सिस भी और y एक्सिस भी है। वेरी गुड। तो यहाँ पर आपको दोनों एक्सिस इन्वॉल्व है, तो दैट इज व्हाई यू विल राइट द पोजीशन वेक्टर और द dr वैल्यू एज dx I cap plus of dy j cap. इसको फर्दर आप लिख सकते हो 10 माइनस ऑफ vf। अगर आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो 2x I cap dx I cap I dot I will become 1. You can write it as 2x dx. और I का अगर डॉट प्रोडक्ट आप j के साथ लोगे तो it will become 0. Similarly, j का डॉट प्रोडक्ट I के साथ will be 0. तो ये आ जाएगा सर 4 dy। ठीक है, j डॉट j will become 1. तो इसको फाइनली मैं सेपरेट कर सकता हूं बिकॉज यू नो दैट कि व्हेनेवर यू हैव प्लस साइन इन बिटवीन और माइनस साइन इन बिटवीन, बीच में इंटीग्रेशन कर रहे हैं और बीच में अगर प्लस साइन या माइनस साइन है तो आप इंटीग्रल को सेपरेट कर सकते हैं ना। तो 10 माइनस ऑफ vf विल बी इक्वल टू व्हाट? 2 इज अ कांस्टेंट, आई विल कीप इट आउट, x dx। सर लिमिट क्या है x dx की? तो x की लिमिट है फ्रॉम 1 to 3। देखो x का कोऑर्डिनेट 1, यहाँ 3, प्लस ऑफ 4 इज अ कांस्टेंट, यू विल इंटीग्रेट dy ऑन दिस साइड। और कहां से कहां तक व्हाट वुड बी इट्स लिमिट? द लिमिट ऑफ y इज 2 to 4। I hope everyone is getting what I'm saying, right? सबको यहाँ तक का स्टेप क्लियर है? Is there any issue with anyone? No. Any of you? No, sir. No, sir. ठीक है। 10 minus of vf. Now let's integrate 2. This will become equal to x square by 2. Limit you already know 1, 2, 3. Similarly, plus of 4 dy or integration of dy is y. The limit would be from 2 to 4. Now you can put the limit and you can solve this, I guess. 2 से ये 2 कैंसिल कर दो, x स्क्वायर में अपर लिमिट पुट करो, that will become 9. लोअर लिमिट पुट करो, that will become 1. And similarly 4 into y, y में अपर लिमिट 4 पुट करो और लोअर लिमिट पुट करो 2. I hope you can solve, right? So please go ahead, solve and get the final answer, please. तो फिर हम आगे के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। Okay, Amna. See, Amna has got an answer for this. Amna's answer is -6. So rest of the student, please check whether Amna's answer is correct or not. Whether you all are also getting the same answer, Sir, -6 or some -7 different होना answer. चाहिए. अच्छा, you are getting -7. That means I'll have to solve from my side. Otherwise, हम confirm नहीं हो पाएंगे कि कौन सा आंसर सही है। तो चलो देख लेते हैं। Let me just put the values and solve. तो यहाँ पर ये 10, तो ये आप लिखेंगे 10 माइनस ऑफ vf, दिस इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 4 इंटू वाई। वाई में पहले अपर लिमिट 4 माइनस ऑफ लोअर लिमिट 2। ठीक है, तो 10 माइनस ऑफ vf। Yes, sir. 6 minus 6 here. Yes, sir. ठीक है, Maitri has got very different answer. Anyways, so this is 8 plus of 4 minus 2 is 2. 2 4 is 8. That is 8 plus 6 is 14. So vf is equal to what? तुम लोगों का -6 आ रहा है। 10. So 4 minus 2 is 2 and 2 into 4 is 8, right? Yes, thank you. ठीक है, तो 10 minus of 16, that is equal to minus of 6 volts. Minus of 6 volt is the right answer. Maitri, I don't know how did you get it the answer as 20. So Please, मैंने दूसरे फॉर्मूले से मतलब कि वो वाले से किया तो शायद गलती उससे भी करेंगे तो यही आंसर आएगा। यस सर, उसमें थोड़ा डिफरेंट आ रहा था मेरा। Should I solve by another method?
सर 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया होगा। हाँ मे बी नहीं से किया था, बस 10 को इधर उधर ले जाने में, मतलब 10 को मैंने प्लस गलती हो रही है। चलो देख लेते हैं। अब देखो इसी में अगर वो उस फॉर्मूले से भी आप जाओगे तो राइट साइड पे आपको एक माइनस और लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा VF माइनस ऑफ 10, और राइट साइड पे आप माइनस लगा दीजिए। राइट साइड पे आप माइनस लगाएंगे तो 8 प्लस ऑफ 8 इज 16 विद अ नेगेटिव साइन, यही तो होगा। अब इसको V फाइनल विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 16 माइनस ऑफ 10 माइनस ऑफ 16 प्लस ऑफ 10 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6। अगेन वी आर गेटिंग द सेम आंसर। भाई यही तो फर्क पड़ेगा ना कि राइट साइड पे इस पूरे राइट साइड पे माइनस आ जाएगा और ये VF माइनस ऑफ VI हो जाएगा। यस है सर। ठीक है? बस यस सर। ओके चलिए, तो अब मुझे एक बात बताओ कि अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में थर्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस भी इन्वॉल्व हो जाए, Z एक्सिस, तो क्या हम कर सकते हैं या नहीं? कैन वी सॉल्व नाउ? तो मैं वो करा नहीं रहा हूं, आपको मेथड पता है कि अगर थर्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस भी हो गई तो dr को हम क्या लिख लेंगे? dr विल बी रिटन एज इक्वल टू dx i कैप प्लस ऑफ dy j कैप प्लस ऑफ dz k कैप। dr की वैल्यू ऐसे लिख लीजिएगा प्लस ऑफ dz k कैप, और उसके बाद आप फिर से डॉट प्रोडक्ट लेके आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए सर ये तो हो गया सर इसके बारे में। अब नाउ वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला ऑफ और दिस रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल टू गेट द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल ऑफ हॉलो स्फीयर एंड द सॉलिड स्फीयर। तो टॉपिक का नाम लिखें, टॉपिक का नाम लिखे पोटेंशियल, टॉपिक का नाम लिखे पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर, टॉपिक का नाम लिखे पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। ठीक है, हॉलो स्फीयर का दूसरा नाम होता है स्फेरिकल शेल। पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, उसी का दूसरा नाम होता है स्फेरिकल शेल। ठीक है, टॉपिक लिख लिया। अब देखो बेटा, हॉलो स्फीयर या स्फेरिकल शेल, मान लीजिए कि वी हैव अ हॉलो स्फीयर लाइक दिस। हॉलो स्फीयर का ही दूसरा नाम स्फेरिकल शेल है। अगर सिंपली शेल कह दे या हॉलो स्फीयर कह दे या स्फेरिकल शेल, तीनों का एक ही मतलब है। एंड रिमेंबर दिस इज नॉन कंडक्टिंग। द फॉर्मूला दैट विल बी ड्राइविंग फॉर द पोटेंशियल इज फॉर नॉन कंडक्टिंग। कपड़ा तो है लेकिन अंदर में तो ओके, हॉलो स्फीयर या स्फेरिकल शेल का एक ही मतलब है, आप सबको पता चल गया। अब दूसरी बात ये समझिए कि यहाँ पर जो शेल हम ले रहे हैं या हॉलो स्फीयर, दिस इज नॉट कंडक्टिंग, दिस इज नॉन कंडक्टिंग। आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन नॉन कंडक्टर एंड कंडक्टर, और इंसुलेटर और कंडक्टर। यू में से कंडक्टर और नॉन कंडक्टर का जो मेजर डिफरेंस है वो किस बात का है? तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नॉन कंडक्टर मतलब इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर को डिस्कस करेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे दोबारा फिर से। बट अभी फिलहाल याद रखो कि द स्फीयर दैट वी आर टेकिंग इज नॉन कंडक्टर। इसका मतलब नॉन कंडक्टर की खास बात यह है बेटा कि उसको आप जितना चार्ज दोगे ना उस पर उतना ही चार्ज अपीयर करेगा। मतलब उसके अपने कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कोई फील्ड या कोई पोटेंशियल नहीं होगा। कंडक्टर के केस में ये होता है कि आप जो उसको चार्ज देंगे वो तो होगा ही, साथ साथ उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पैदा करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या पढ़ाया जा रहा है? नॉन कंडक्टर्स। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का आपको पोटेंशियल निकालना है, और इस पे आप मान लीजिए कि इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे जो टोटल चार्ज है ऑन द सरफेस, ऑब्वियसली द टोटल चार्ज विल ओनली बी ऑन द सरफेस। सर सरफेस पे क्यों होगा? रीजन इज वेरी ऑब्वियस, अंदर कोई मटेरियल नहीं है, अंदर खोखला है, हॉलो है, तो सारा का सारा चार्ज कहाँ होगा? सारा का सारा चार्ज सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होगा, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? मान लीजिए सर इसका जो रेडियस है, लेट दिस रेडियस बी आर, इसका जो रेडियस है वो रेडियस की वैल्यू मान लेते हैं हम आर। तो हमें सर पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल्स एट पहला कहाँ पे? स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। शायद आपको याद है ऐसा ही कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमने किया था। स्मॉल आर ग्रेटर देन आर, स्मॉल आर इक्वल टू आर, एंड तीसरा स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। ठीक है, फॉर दीज वैल्यूज ऑफ डिस्टेंसेस वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल।
और इसमें स्मॉल आर क्या है बेटा, वेयर स्मॉल आर इज एनी जनरल डिस्टेंस, एनी जनरल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। स्फीयर के सेंटर से ये कोई जनरल डिस्टेंस है जिसका नाम है स्मॉल आर। क्लियर? कैसे फाइंड करेंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहला केस देखो, सोल्यूशन पार्ट को समझो। पहला केस डेरिवेशन को समझ लीजिए सब। स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर कैसे सोचेंगे? तो सोचने का तरीका सर, वी विल बी यूजिंग द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द पोटेंशियल। और कैसे यूज करोगे? तो आप एक बात सोचो कि अगर स्मॉल आर ये है सर, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, इसका मतलब दिस पॉइंट विल लाई आउटसाइड द स्फीयर। अब याद करो कि क्या आपको आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है ड्यू टू द स्फीयर? नहीं, ये बात समझ में भाई, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, इसका मतलब है कि द पॉइंट विल लाई आउटसाइड द स्फीयर। और आपको शायद याद होगा कि आउटसाइड द हॉलो स्फीयर द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज। नहीं याद आया? नहीं याद आया भाई? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर के बाहर? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला kq by r square, where r will be a small r, that is the distance। याद आया? ये हमने ड्राइव किया था इन द केस ऑफ गॉसेस लॉ। अब देखो सर, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, हमें पोटेंशियल चाहिए इस पॉइंट पे, ठीक है? अब देखो एक्चुअली में जब हम ये फॉर्मूला लिखेंगे vi माइनस ऑफ vf दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज kq by r square dr, यही तो लिखेंगे। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई सबको। e dr, e की वैल्यू kq by r square dr। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए तो मुझे दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल पता होना चाहिए, तभी मैं उस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल पाऊंगा। देखो अगर मान लो मुझे ये चाहिए, v फाइनल चाहिए, तो मुझे v इनिशियल पता होना चाहिए, या अगर मुझे v इनिशियल चाहिए तो v फाइनल पता होना चाहिए। मतलब आउट ऑफ द टू आई शुड नो द पोटेंशियल ऑफ एटलीस्ट वन पॉइंट। अगर मुझे एक पॉइंट का पोटेंशियल पता है तब मैं दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकता हूं। क्लियर है? यस सर। अदरवाइज आपको जो कैलकुलेट होगा वो पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं होगा उस पॉइंट का, फिर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट होगा। तो अब देखो, अगर मुझे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए तो दूसरा पॉइंट मैं कहां पर अज्यूम करूं जिस पर मुझे पोटेंशियल 100% पता है? वेयर शुड आई टेक माई वन ऑफ द पॉइंट एट विच आई नो द पोटेंशियल? अगर मुझे किसी भी गिवन पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए तो आउट ऑफ द टू पॉइंट एक और पॉइंट में कहां पे अज्यूम करूं? यस, कोई बोल रहा है? सर सेंटर। नहीं, सेंटर पे पोटेंशियल आपको कैसे पता? सर Do you know the- इंफिनिटी। वेरी गुड सर, सेंटर पे पोटेंशियल आपको नहीं पता है ना? नहीं आई बात समझ में आपको? सेंटर पे आपको पोटेंशियल पता है? नहीं बेटा सर। आपको सेंटर पे सर। पोटेंशियल नहीं पता है। आपको एक पॉइंट है, दुनिया का एक पॉइंट आपको है जिस पर आपको पोटेंशियल हमेशा पता है, और वो पॉइंट कौन सा है? तो दैट पॉइंट इज एट इंफिनिटी। वो पॉइंट इंफिनिटी पर है जहां पर आपको पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा पता होती है। क्लियर हो गई बात? तो इसलिए बेटा हम इसमें एक पॉइंट कहां पे अज्यूम करेंगे? इंफिनिटी पर। और इंफिनिटी से दूसरा पॉइंट हम कौन सा लेंगे? ये विच इज, अच्छा सेंटर से एक पॉइंट हमने कहां पे अज्यूम किया? इंफिनिटी पर। और सेंटर से ही दूसरा पॉइंट कौन सा ले रहे हैं? जहां पर आपको पोटेंशियल चाहिए। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर इनिशियल जो है पॉइंट दैट इज एट इंफिनिटी, इनिशियल पॉइंट इज एट इंफिनिटी। तो आप क्या लिखोगे? यू विल राइट इट एज v इंफिनिटी माइनस ऑफ v, ये जो आउटसाइड वाला पॉइंट है इसको मैं आउटसाइड कर देता हूँ, इज इक्वल टू kq बाहर कर लो, ये हो जाएगा r टू द पावर -2 dr, r स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो दिस विल बी इंफिनिटी टू r। आपको पता है कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल की वैल्यू होती है 0, तो आप इसको क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ पोटेंशियल आउटसाइड विल बी इक्वल टू kq। इसका इंटीग्रेशन होता है सर माइनस ऑफ 1 अपॉन r, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ 1 अपॉन r इंफिनिटी टू r। ठीक है? अनडाउटेडली ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों माइनस कैंसिल कर दो आप, तो इसका जो फाइनल फॉर्मूला आपको यहाँ से दिखाई देगा, देखिए, तो दैट फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल विल बी इक्वल टू v आउट। दिस फॉर्मूला विल बी इक्वल टू व्हाट? तो दिस विल बी इक्वल टू kq। 1 अपॉन r में अपर लिमिट पुट करिए तो दिस विल बी 1 अपॉन r,
और लोअर लिमिट पुट करिए तो माइनस ऑफ 1 अपॉन इन्फिनिटी, ठीक है। 1 अपॉन इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू 0, तो वी आउट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू के क्यू बाई आर। क्लियर? दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज के पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो यही होता है, सॉरी सिंगल चार्ज के पोटेंशियल का फॉर्मूला भी यही होता है जो आपके स्फीयर का फॉर्मूला है आउटसाइड। क्लियर? यस सर। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन सो दैट वी कैन गो टू द नेक्स्ट टू पोर्शंस ऑफ दिस। सेकंड और थर्ड पे भी डिस्कस कर लें हम जल्दी से, तो इसको नोट करिए आप। इसमें किसी को कोई डाउट तो बताए मुझे। सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वही फॉर्मूला यूज किया या वही रिलेशन यूज किया विच इज वी आई माइनस ऑफ वी एफ इज इक्वल टू ई डी आर का रिलेशन, और वी आई माइनस वी एफ इज इक्वल टू ई डी आर का रिलेशन यूज किया, उस रिलेशन से हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर बस फर्क इतना है कि बिकॉज आई शुड नो द पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट टू गेट द पोटेंशियल ऑफ अदर पॉइंट, तो इसलिए हमने वन ऑफ द पॉइंट वी हैव कंसीडर्ड इट एट इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी पे हमें पोटेंशियल की वैल्यू पता होती है। ओके, नोट कर लिया हो तो बताइएगा सर, ताकि मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जा सकूं। जवेरिया, नदीम, मैत्री, Done, sir. दिशा, दिव्यांशी, डन सर। डन? Wait, ठीक है, sir. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। ओके, No, sir, wait. यस आई एम वेटिंग बेटा। Done, sir. वेरी गुड। अब देखो, अब आप स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पे चले जाओ, तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है उसके लिए। तो आप फिर से इन्फिनिटी से वहां तक जा सकते हो और सेम आप प्रोसेस अप्लाई करोगे। फर्क बस इतना हो जाएगा कि अगर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, दिस इज द सेकंड केस, अगर स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाए, तो स्मॉल आर कैपिटल आर के अगर बराबर हो जाए तो आप क्या लिखेंगे, वी इन्फिनिटी माइनस ऑफ वी एट सरफेस हो जाएगा ये, एंड दिस विल बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, दिस इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर, बिल्कुल सेम, सब कुछ सेम। तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा नहीं, आई हैव जस्ट शोन यू दिस रिजल्ट अर्लियर ऑल्सो। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं लिखूंगा कि सरफेस पे जब आप पोटेंशियल की वैल्यू देखोगे तो दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय, ये आएगा सर आपके सरफेस पे पोटेंशियल। बिल्कुल सेम इंटीग्रेशन है ना, सिर्फ स्मॉल आर हैज बीन रिप्लेस्ड बाय कैपिटल आर, तो रिजल्ट में भी स्मॉल आर विल बी जस्ट रिप्लेस्ड बाय कैपिटल आर, तो रिजल्ट में भी उसको रिप्लेस कर दो। क्लियर? तो पोटेंशियल एट द सरफेस हो जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर, Done, ठीक है, sir. वेरी गुड। नाउ वी मूव टू द थर्ड पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है सर, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। कौन मुझे बताएगा कि स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर के केस में व्हाट शुड आई डू? आई मीन स्मॉल, पहले तो मुझे ये बताओ कि स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर का क्या मतलब, पॉइंट कहां पर है, इज इट ऑन द सरफेस और इनसाइड द स्फीयर? Inside. इनसाइड। ऑब्वियसली स्मॉल आर का तीसरा केस, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, इसका मतलब है कि इनसाइड द स्फीयर, यू आर टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट व्हिच इज इनसाइड अ स्फीयर। अब इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूं, मैं आपको दोनों तरीका समझा देता हूं, ठीक है। इस केस में मैं पोटेंशियल निकालने के लिए इंटीग्रेशन की लिमिट दो तरीके से यूज कर सकता हूं, मैं आपको दोनों तरीका बता देता हूं। आपको कितना याद रहेगा आई डोंट नो, बट मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूं। देखिए सर, यहाँ पर v इनिशियल माइनस ऑफ v फाइनल अगर मुझे करना है, तो एक काम ये कर सकता हूं मैं कि अब मुझे सरफेस पे पोटेंशियल पता है, तो आई कैन टेक वन ऑफ द पॉइंट एट द सरफेस और दूसरा पॉइंट मान लो इसके अंदर। देखो इस बात को समझो सर, नहीं समझ में पूछिएगा भाई, हमें अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, हमें किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल पता होना चाहिए। तो ये मान लो स्मॉल आर, ये अंदर वाला पॉइंट, और ये सरफेस पे पॉइंट, वन ऑफ द पॉइंट इफ आई टेक एट द सरफेस, और ये अंदर वाला पॉइंट, तो मुझे सरफेस पे पोटेंशियल अब पता है, तो आई कैन टेक द इनिशियल पॉइंट एट माई सरफेस और इनिशियल वोल्टेज एट द सरफेस, और फाइनल वोल्टेज में इसको मान सकता हूँ, मतलब इसको v इनिशियल मान लो, इसको v फाइनल मान लो। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, v एट द सरफेस माइनस ऑफ v इनसाइड, दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड dr, हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, इनसाइड dr, हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, तुम सन्नाटे में चले गए। Yes, अब समझ में आया sir. कि मैंने सरफेस पे वन ऑफ द पॉइंट क्यों कंसीडर कर लिया, यहाँ पर इन्फिनिटी पे क्यों नहीं किया सर? इन्फिनिटी पे भी कर सकते हैं, मैं वो बात अभी बताऊंगा फिर से, ठीक है। बट हियर बिकॉज वी नाउ नो द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट द सरफेस, तो इसलिए आई कैन अज्यूम वन ऑफ द पॉइंट एट द सरफेस, और इसलिए मैं इसको ऐसे इंटीग्रेट कर सकता हूँ।
तो अगर आप इसको ऐसे इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या होगा, v सरफेस माइनस ऑफ v इनसाइड विल बी इक्वल टू 0 सिंस हॉलो स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है। हॉलो स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है। बिकॉज हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इसलिए ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो v inside will be exactly equal to what, v inside will be exactly equal to the surface। मतलब स्फीयर के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू वही रहेगी जो उसके सरफेस पे होगी। नहीं आया, स्फीयर के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू वही रहेगी जो उसके सरफेस पर होगी। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। मतलब इनसाइड द स्फीयर पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, और वो पोटेंशियल उतना ही रहता है जितना सरफेस पे। अच्छा, इसी का मैं दूसरा तरीका क्या कर सकता था, लिमिट लेने का दूसरा तरीका, सेकेंड मेथड ऑफ टेकिंग द लिमिट इन दिस केस ऑल्सो। अगर मैं वन ऑफ द पॉइंट अगर मैं इंफिनिटी पे लेता, v इंफिनिटी माइनस ऑफ v इनसाइड, तो अब यहां पर देखिए, मुझे ये बताइए कि स्फीयर के बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला और स्फीयर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या सेम है? नो सर। नो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज kq/r², बट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है ना। तो एक बात समझो, आप अगर इन्फिनिटी पे कोई पॉइंट कंसीडर करोगे तो आप इन्फिनिटी टू यहां तक डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बिकॉज इन बिटवीन द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज चेंज्ड। नहीं आया भाई, इन बिटवीन फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज हो गया ना, तो आप डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते। Yes. आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड dr आप इन्फिनिटी टू r तक इंटीग्रेट कर लीजिए, यहाँ पर ये नहीं कर सकते। डायरेक्ट आप इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक नहीं जा सकते, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनकंसिस्टेंट है। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड dr, इन्फिनिटी से सरफेस तक आ जाओ, प्लस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। वही करते हैं आप, 2 बार करते ये काम, ठीक है, 2 बार आप ये काम करेंगे, है ना। इन्फिनिटी से r चले गए, आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी से r, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड dr, ठीक है। और कहां से कहां तक चले जाएंगे आप यहां से आप चले जाएंगे कैपिटल R से स्मॉल r। सर आप लोगों को दिक्कत हो गई शायद, इन्फिनिटी से r का मतलब इन्फिनिटी से सरफेस पे पहुंच गए, और कैपिटल R से स्मॉल r का मतलब सरफेस से आप इस पॉइंट पे पहुंच गए। वही करा है हमने, बट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो ये वाला टर्म तो 0 ही हो जाता। हाँ ना बोलना पड़ेगा। यस Yes, sir. इन्फिनिटी पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, Yes, sir. तो माइनस ऑफ v इनसाइड विल बी इक्वल टू कितना, तो दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड लिखोगे तो kq बाहर, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ r - 2 dr इन्फिनिटी टू r। सॉल्व करके देख लो, यहां से आपका जो इनसाइड का फॉर्मूला आएगा वो वही आएगा जो अभी आया था, kq/r। ये दूसरा तरीका हो गया इसी को सोचने का। या तो आप इन्फिनिटी से अंदर जाओ या आप सरफेस से अंदर जाओ। अगर आप इन्फिनिटी से अंदर जा रहे हो तो बीच में इनकंसिस्टेंसी है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हैज चेंज्ड। सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट एंड सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट। समझ आई बात? वेयर एज अगर आप सरफेस से अंदर जा रहे हो, तो सरफेस से अंदर अगर जा रहे हो तो सरफेस से आप अंदर जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन सेम, ठीक है, दैट विल बी 0। तो इसलिए आपको प्लस ऐड नहीं करना पड़ेगा, बट इन्फिनिटी से आ रहे हो तो एक इंटीग्रल प्लस ऑफ दूसरा इंटीग्रल करना पड़ेगा। सर आई होप सबको ये तीनों फॉर्मूला समझ में आ गए। मैं फिर से समराइज कर देता हूं कि आउटसाइड द स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिटन एज kq डिवाइडेड बाय स्मॉल r। एट द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड at the surface electric field will be written as kq by capital R, and inside also the electric field will be kq by capital R। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी होता है, ठीक है। मतलब जो सरफेस पे होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूं, पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, बट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 0 इनसाइड द होलो स्फीयर। इज इट डन? सबने फॉर्मूला नोट कर लिया? Yes, sir. यस सर। सबने? अनुष्का, आर्यन, Yes, sir. दिव्यांशी, सबने नोट कर Yes, लिया? sir. यस सर। ठीक है। अब देखो एक छोटा सा सवाल इसको समझने के लिए। अच्छा, इससे पहले कि मैं सवाल पे आऊं, उससे पहले ग्राफ पे आते हैं। सर मैंने पहला पॉइंट आपसे बोला था कि व्हेन स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला था kq बाई स्मॉल r। मतलब पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू दैट ऑफ r। और दूसरा अगर आप देखें तो स्मॉल r ग्रेटर देन 0
लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर तक अगर आप देखें, मतलब सेंटर से लेके सरफेस तक, तो पोटेंशियल की वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट एंड दैट इज के क्यू बाई आर। ये कांस्टेंट रहती है ना। सेंटर से अगर आप सरफेस तक जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट, और सरफेस के बाहर निकलोगे तो पोटेंशियल बिकम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। इसका मतलब अगर इफ यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल वर्सेस स्मॉल आर, पोटेंशियल वर्सेस स्मॉल आर का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो पोटेंशियल वर्सेस स्मॉल आर का ग्राफ यहां से यहां तक गए कांस्टेंट, जैसे ही आप सरफेस के बाहर निकलने लगे पोटेंशियल बिकम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर एट द सरफेस। आई होप आई मेड माय पॉइंट क्लियर। ये ग्राफ है सर, दिस इज हाउ द ग्राफ विल लुक लाइक। ड्रॉ द ग्राफ जी। सर एक बार ग्राफ एक और बार बता दीजिए ना। फिर से सुनिए, आपने बोला कि सर सेंटर से अगर हम सेंटर से चले तो सेंटर पे हमारा पोटेंशियल उतना ही है जितना सरफेस पे। इनफैक्ट आप अंदर किसी भी पॉइंट पे रहो पोटेंशियल की वैल्यू वही होगी जो सरफेस पे, मतलब सेंटर टू द सरफेस, सेंटर से सरफेस तक के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं, ऑल ऑफ दोज पॉइंट्स विल हैव द सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। जब आप सरफेस के बाहर जाएंगे तो पोटेंशियल विल बिकम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल आर। ठीक है, यस सर। that is why this graph is a straight line parallel to r, showing that this potential is constant. ठीक है, here this small r is equal to 0, so this is constant till you reach the surface, and outside the surface the potential becomes inversely proportional to a small r. Okay, moving on, नोट कर लिया होगा ग्राफ। दूसरे केस पे चलते हैं। सॉरी, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, उसके बाद फिर मैं सॉलिड स्फीयर का कराता हूं। कैन आई इरेज दिस नाउ? यस सर। ठीक है सर, इससे पहले कि अपन आगे बढ़े उससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं सर, ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। सर एक क्वेश्चन, सिंपल केस ले रहा हूं। These are two spheres. These are two hollow spherical shells. या simply these are two spherical shells. ठीक है, ये आपका इसका रेडियस मान लीजिए कि let the radius of this be equal to something a. इस वाले का जो रेडियस है, the outer sphere has a radius of b. इस पे चार्ज डेंसिटी is plus sigma, and इस पे जो चार्ज डेंसिटी है that is minus sigma. Don't get confused with the charge density. अगर चार्ज डेंसिटी पता है तब भी I can calculate the charge. ये a and b are spheres. A and B are spherical shells. Spherical shells बोलूं या hollow sphere बोलूं एक ही बात है। Find potential at the surface of both shells. दोनों shells के surface पे आपको potential बताना है। You have to find out the value of potential at the surface of both the shells. तो सर पहला पॉइंट, मुझे कोई आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि अगर हम दोनों सरफेस पे पोटेंशियल्स निकाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल पहले मैं इनर स्फीयर की बात करूं, तो विल इट हैव पोटेंशियल ओनली बिकॉज ऑफ इट्स ओन चार्ज, और इट विल हैव पोटेंशियल आल्सो बिकॉज ऑफ द आउटर चार्ज आल्सो, आई मीन आउटर स्फीयर आल्सो? Sir, Will because it of the have outer sphere. potential due to its own charge or outer sphere also? So of course outer sphere also. मतलब कि अगर आप अंदर वाले पे पोटेंशियल निकाल रहे हो तो अंदर वाले के अपने चार्ज का तो पोटेंशियल है, साथ साथ जो बाहर वाला स्फीयर है उसका भी पोटेंशियल इस पर है। इसका मतलब यू विल हैव टू फाइंड आउट द नेट पोटेंशियल। सिमिलरली अगर आप आउटर स्फीयर की बात करेंगे तो आउटर स्फीयर का जो पोटेंशियल है वो अपने चार्ज के कारण है, साथ साथ अंदर वाले स्फीयर का भी तो बाहर पोटेंशियल होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्योंकि अंदर वाले, अच्छा जैसे बाहर वाले स्फीयर का अंदर पोटेंशियल होता है, उसी तरह से अंदर वाले स्फीयर का बाहर भी पोटेंशियल होगा भाई, और दोनों का सम विल बी द नेट पोटेंशियल। तो इससे पहले मैं पोटेंशियल निकालूं उससे पहले मैं चार्ज निकाल देता हूं, दैट इज चार्ज ऑन ए। देखो सिग्मा जिनको याद नहीं हो, चार्ज डेंसिटी कहलाता है। इनफैक्ट इट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब होता है चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। तो चार्ज की वैल्यू होती है सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय द एरिया, ये होता है। तो QA इज इक्वल टू कितना लिखेंगे आप? QA इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई a स्क्वायर, एंड QB आप कितना लिखेंगे? QB यू विल राइट इट एज माइनस ऑफ सिग्मा इनटू 4 पाई b स्क्वायर। जस्ट हेल्प मी आउट इन राइटिंग दिस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल।
ए पे पोटेंशियल कौन बता रहा है, क्या लिखूं, के क्यू ऑफ ए डिवाइडेड बाई रेडियस लिखूं या नहीं लिखूं? Yes, sir. नहीं आया यस भाई। अपने सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, तो k मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज डिवाइडेड बाय इट्स ओन रेडियस प्लस k इनटू चार्ज ऑफ b डिवाइडेड बाय व्हाट, तो डिवाइडेड बाय इसका रेडियस, B. है ना, इसका रेडियस b। क्यों? क्योंकि b के अंदर जो पोटेंशियल है वो उतना ही होगा जितना b के सरफेस पे पोटेंशियल है। बिकॉज देखो स्फीयर a इज इनसाइड b, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल है वही इसके सरफेस का भी पोटेंशियल है, तो इसलिए आप यहाँ पर इसकी रेडियस को b लिखेंगे। और यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो आप ये सॉल्व करेंगे तो आप इसकी वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं k, इसको आप लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 4 पाई a स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई a, उसके बाद इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ k इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई b स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई b। ठीक है सर, इसका फाइनल रिजल्ट मुझे इधर लिखना पड़ेगा। तो पोटेंशियल ऑफ a will be equal to, you can take out this k sigma 4 pi k sigma as common, ये हो जाएगा सर, एक a से एक a कैंसिल होगा, यहाँ एक b से एक b कैंसिल होगा, तो दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू a माइनस ऑफ b। दिस विल बी द नेट पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ a। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, प्लीज sir. नोट इट, ताकि मैं दूसरे का पोटेंशियल लिख सकूं। प्लीज यहाँ तक नोट करें सब। हो गया? Yes, sir. Done. ओके ऑलराइट। अब देखिए इसी तरह से, अच्छा मुझे कौन हेल्प करेगा इन राइटिंग द पोटेंशियल ऑफ एट द सरफेस ऑफ बी? इसमें मैं क्या लिखूं, के क्यू, मतलब के इंटू क्यू ऑफ स्फीयर ए डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या लिखूं, A plus नीचे B. क्या लिखूं, स्मॉल ए या बी या ए प्लस बी? सर ए प्लस बी। नहीं बेटा, ए प्लस बी क्यों लिखूं, क्योंकि बोथ आर Sir, A. कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। सर अच्छा, बट एक ने कहा ए, Sir, B. Sir, B. सिंपली बी, नॉट Yes, ए sir, प्लस B. बी, Sir, नॉट B. ए, है ना? क्यों? क्योंकि देखो ये स्फीयर अगर है और ये बाहर वाला स्फीयर है, तो इस स्फीयर के लिए तो दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट, राइट? और एक्सटर्नल पॉइंट पे फॉर्मूला आप क्या लिखते हैं, के क्यू डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ऑफ दैट एक्सटर्नल पॉइंट। और एक्सटर्नल पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो द डिस्टेंस ऑफ दिस एक्सटर्नल पॉइंट इज नथिंग बट बी। तो इसलिए आप लिखेंगे के क्यू ए बाई बी प्लस इसका अपना स्फीयर, बी वाले का अपना स्फीयर, के क्यू बी बाई बी। ठीक है, तो पोटेंशियल एट बी विल बी रिटन एज इक्वल टू के इंटू चार्ज सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई बी माइनस ऑफ के इंटू चार्ज सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई बी। ये बी से एक बी कैंसिल। ठीक है, तो यहां से आप रिजल्ट को ऐसे लिख सकते हैं सर, यू कैन राइट द रिजल्ट एज पोटेंशियल एट बी विल बी रिटन एज 4 पाई के सिग्मा इंटू ए स्क्वायर बाई बी माइनस ऑफ बी। ये लिख सकते हैं आप, समझे? Yes, sir. ठीक है, नोट करिए इसको। डन? Done. ठीक है, ये तो हॉलो स्फीयर का कॉन्सेप्ट हो गया सर। नाउ वी आर इन पोजीशन टू ड्राइव द रिजल्ट्स फॉर सॉलिड स्फीयर। तो लिखिए टॉपिक, पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर।
ठीक है, अब देखो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर में डिफरेंस, बेसिकली डिफरेंस ये है कि भाई अंदर इस सॉलिड स्फीयर का मतलब अंदर भी मटेरियल है, तो इफ इट हैज मटेरियल इनसाइड एज वेल एज ऑन द सरफेस, तो इसका मतलब है कि इस पे जो चार्ज होगा दैट विल आल्सो बी इनसाइड द स्फीयर एज वेल एज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, तो चार्जेस विल बी एवरीवेयर ऑन दिस स्फीयर। ये चार्ज कहाँ कहाँ होगा सर, तो चार्ज इसके सरफेस पर भी होगा, चार्ज इसके सरफेस पे भी होगा, चार्ज इसके सरफेस पे भी होगा। इसका रेडियस आप मान लीजिए कि इसका रेडियस कितना होगा, तो इसका जो रेडियस है दैट रेडियस विल बी इक्वल टू आर, इसका जो रेडियस है लेट दैट बी आर। फिर से सर वही सारा तामझाम है, मान लो द टोटल चार्ज इज क्यू, फिर से आपको वही करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। पहला केस आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, दूसरा केस स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, और तीसरा केस स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। ये तीन केसेस हैं जहां पर यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। इज इट क्लियर? चलें सर वन बाय वन यूज करें मेथड। पहला केस स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, पहला केस स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, कौन मुझे बताएगा क्या करूं? जैसे लास्ट केस में किया था वही हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी। स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, इसका मतलब यू आर आउटसाइड, आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के आप बाहर हैं, समझ रहे हैं आप, यू आर आउटसाइड द स्फीयर, मतलब आप स्फीयर के बाहर हैं, तो व्हाट विल यू राइट? अरे सर वही करेंगे ना सर, v इनिशियल माइनस ऑफ v फाइनल, भूल गए यार, इनिशियल कहाँ पे मालूम? infinity, इनिशियल पॉइंट इंफिनिटी। इन्फिनिटी, सीधी सी बात है। इनिशियल पॉइंट अगर मुझे कहीं का नहीं पता पोटेंशियल, तो सीधा पोटेंशियल कहाँ पे मान ले? इन्फिनिटी पर। तो v इन्फिनिटी माइनस ऑफ vr विल बी नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड k q बाय r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dr। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे? इन्फिनिटी टू r। इंटीग्रेट करके आप इसको देख लो, v इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी हो गई? 0। सॉल्व करके देखोगे तो पोटेंशियल विल बी इक्वल टू व्हाट? दैट विल बी इक्वल टू kq डिवाइडेड बाय r। मैंने इसको इंटीग्रेट करके दिखाया नहीं है बिकॉज दिस रिजल्ट यू हैव ऑलरेडी सीन इन द प्रीवियस केस। मतलब वेदर इट बी हॉलो स्फीयर और वेदर इट बी सॉलिड स्फीयर, फॉर बोथ ऑफ द स्फीयर्स, चाहे वो हॉलो हो या सॉलिड हो, फॉर बोथ ऑफ द स्फीयर्स पोटेंशियल आउटसाइड इज सेम। सिमिलरली दूसरा केस स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, कोई मुझे बता सकता है, कोई प्रेडिक्ट कर सकता है रिजल्ट? anybody or any one of you can predict this result? KQ by capital R. Simple. At surface potential will nothing be but potential will be equal to kq by capital R. Potential will just be kq by capital R. इसका मतलब hollow sphere और solid sphere के results outside and at the surface are same. The only difference will be for the potential inside the sphere. जो सिर्फ difference आएगा वो किसका आएगा? पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर का डिफरेंस आएगा। तो इसको पहले नोट करो, देन वी मूव टू द पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर। हरी अप क्विक। डन, प्लीज बी क्विक। यस सर, डन। Yes, ओके sir. Done. अनुष्का ठीक है, इंसिया नोट कर लिया बेटा, मैत्री टीशा नोट कर लिया आप लोगों ने? yes sir, Yes, sir. ओके द लास्ट केस, आई होप यहां तक आप लोगों को क्लैरिटी है बिल्कुल। द लास्ट केस स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, दैट मींस यू आर इनसाइड द स्फीयर। अब इनसाइड द स्फीयर का मैंने आपको केस समझा रखा है। अगर आप इन्फिनिटी पे इस बारी पॉइंट मानेंगे, दैट इज ऑल्सो द करेक्ट वे, मैंने लास्ट केस में आपको दिखाया भी था, बट इस बारी इन्फिनिटी पे अगर आप इनिशियल पॉइंट अज्यूम करेंगे तो बस डिफरेंस इतना होता है कि इफ यू कंसीडर द इनिशियल पॉइंट एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से सरफेस तक की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अलग है और सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा वो अलग होगा। बस इतना ही डिफरेंस होता है और कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आइदर यू कम फ्रॉम इन्फिनिटी, दैट मींस आइदर यू टेक द इनिशियल पॉइंट एट इन्फिनिटी एंड फाइनल पॉइंट इनसाइड, और एल्स आप ये करिए कि इनिशियल पॉइंट आप सरफेस पे ले लीजिए और फाइनल पॉइंट अंदर ले लीजिए। क्या मतलब, मैं यहाँ पर इनिशियल पॉइंट मान लेता हूँ, लेट अस से मैं यहाँ पर इनिशियल पॉइंट ले लेता हूँ और यहाँ पर फाइनल पॉइंट ले लेता हूँ, दिस इज माय इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज माय फाइनल पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक चला जाता हूँ, तो क्या लिखूंगा मैं? v इनिशियल माइनस ऑफ v फाइनल इज इक्वल टू व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ठीक है, dr, कहां से कहां तक? इनिशियल पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द सेंटर,
and final point which is at a distance of a small r from the center. तो ये capital R to a small r, ये तो करेंगे आप. अब यहाँ पर देखिए v initial that is at the surface, correct? तो v initial को मैं कह सकता हूँ v initial is nothing but v at the surface minus of v final, जो आपको अंदर का पॉइंट जो है उस पर पोटेंशियल निकालना है. मैं इसको v inside लिख देता हूँ, ठीक है. दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड. And I know that you may not remember the formula of electric field inside the solid sphere. तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि KQ multiplied by R divided by R cube. This is I guess the formula, right? dr कहां से कहां तक? कैपिटल R से स्मॉल r. Is it clear to everyone? Please respond. Yes, sir. सर एक बार दोबारा बता दीजिए. देखिए मैं कहां से कहां जा रहा हूं, कहां पे दो पॉइंट्स कंसीडर किए. एक पॉइंट हमने कंसीडर करा है एट द सरफेस और दूसरा पॉइंट वी हैव कंसीडर्ड इट एट, एक मिनट रुकिए. ओके, वी एट द सरफेस. देखो मैंने क्या करा, एक पॉइंट मैंने सरफेस पे लिया और दूसरा पॉइंट मैं कहां ले रहा हूं? अंदर. तो वी एट द सरफेस से हम कहां जाएंगे? वी इनसाइड, मतलब सरफेस से अंदर, क्योंकि सरफेस पे वी नाउ नो द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल. अब सर अगर हम सरफेस से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा लेंगे? जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के अंदर होती है. अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ई इनसाइड डी आर. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है के क्यू आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब. सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब. डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर. ठीक है, दैट इज व्हाट आई हैव डन. तो यहाँ पर देखो सर, v एट द सरफेस, तो v इनसाइड को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, v एट द सरफेस माइनस ऑफ के क्यू अपॉन आर क्यूब. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर फ्रॉम कैपिटल आर टू स्मॉल आर. सॉल्व करिए, v इनसाइड विल बी इक्वल टू v एट द सरफेस के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर माइनस ऑफ के क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यूब. ये आर डी आर का इंटीग्रेशन होगा आर स्क्वायर बाई 2. कहां से कहां तक? कैपिटल आर से स्मॉल आर. आई होप आई एम मेकिंग माई पॉइंट क्लियर टू एवरीवन. सर सबको समझ आ रहा है? प्लीज रिस्पॉन्ड. Yes, सर sir. सबको यहाँ तक क्लियर है? किसी को भी कोई इशू है तो प्लीज पूछे. इसको सॉल्व करो. क्या लिखोगे आप? के क्यू अपॉन आर माइनस ऑफ के क्यू अपॉन आर क्यू. बस सिंप्लीफिकेशन है. अब इसके बाद इसमें अपर लिमिट रखो स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ कैपिटल, तो कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. दोनों के नीचे 2 आता तो मैंने इसके नीचे 2 लिख दिया है. नहीं आया? नहीं आया सर जी. सर मैं आउट हो गई थी. इस Yes, मतलब I'll repeat this again. Don't worry. पहले जो लोग यहाँ पर थे अभी तक, उन लोगों को यहाँ तक समझ आ गया? सर आ गया. आ गया. Okay, Amna, I'll repeat this. बाकी लोग यहाँ तक नोट करें, then I'll simplify it. Amna, I've done the same thing कि हमें अंदर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए. So I have taken one point at the surface and another point inside the sphere, right? क्योंकि हमें मालूम है कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस लिखना होता है vi माइनस ऑफ vf. तो हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट का अगर पोटेंशियल चाहिए तो आई नीड टू नो द पोटेंशियल ऑफ सम अदर पॉइंट. तो यहाँ पर वन ऑफ द पॉइंट वी विल बी टेकिंग एट द सरफेस एंड अनदर पॉइंट वी आर टेकिंग इनसाइड. तो यहाँ पर मैंने लिखा है v एट द सरफेस माइनस ऑफ v इनसाइड इज इक्वल टू. इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा लिखोगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप वो फील्ड लोगे जो इनसाइड, मतलब अंदर जो फील्ड है वही तो आपकी यूज होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर आती है सॉलिड स्फीयर के, दैट इज के क्यू बाई स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब. ये फॉर्मूला हमने पहले भी ड्राइव किया है गॉसेस लॉ में. तो यहां से आपका ये रिजल्ट बन गया. बाकी तो इंटीग्रेशन है अपना, इंटीग्रेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, दैट्स इट. ठीक है, यहां तक सब नोट करो. हरी अप. सर डन. Then I'll just simplify this at the top. Please check every step of the simplification and wherever you don't understand, please ask.
तो v इनसाइड अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे हम, के क्यू डिवाइडेड बाय r, आई एम टेकिंग इट एज कॉमन, ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ दिस विल बिकम इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर माइनस ऑफ कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो वी कैन राइट दिस एज के क्यू अपॉन r। यहां से ये 2r स्क्वायर विल बी द एलसीएम, तो 2r स्क्वायर माइनस ऑफ स्मॉल r स्क्वायर प्लस ऑफ r स्क्वायर। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस, बिकॉज बाहर माइनस है, व्हेन यू विल ओपन अप द ब्रैकेट तो बाहर वाला माइनस अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई होगा एंड हेंस यू विल गेट माइनस एंड प्लस साइन। तो ये इसको सॉल्व करो तो फाइनली v इनसाइड जो आपका रिजल्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 2r स्क्वायर एंड दिस r स्क्वायर विल बिकम 3r स्क्वायर। तो k क्यूब डिवाइडेड बाय 2r क्यूब multiplied by 3r squared minus of a small r squared, 3r squared minus of a small r squared. This is the formula for the potential inside. Done? Any issue with anyone? Please respond. डन। भाई सबको क्लियर हो गया सर कैसे हम पोटेंशियल्स पता करते हैं? बेसिकली इफ यू नो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड you can find the potential by using this formula of V initial minus V final equal to the integration of EDR. ये रिजल्ट आप यूज करिए, you can find the value of potential if you know the value of electric field. I hope सबको समझ में आ गया। अब देखो अगर मैं सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे बात करूं, एट सेंटर ऑफ ए स्फीयर, सेंटर ऑफ ए स्फीयर दिखाई दे रहा है आपको? स्फीयर के अगर मैं सेंटर पे आ जाऊं तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए स्मॉल r एट द सेंटर? स्मॉल r, because a small r is any general distance from the Zero. center of the sphere. So if you are exactly at the center, that a small r will be 0. और a small r अगर 0 हो गया तो v inside can be written as equal to kq upon 2r cube multiplied by 3r squared. अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको नहीं लगता कि r square will cancel out by this r और ये 3 और ये, तो this can be written as equal to 1.5 kq divided by r. Am I correct? हाँ ना बोलो। Yes, sir. इसका मतलब सेंटर पे पोटेंशियल 0 है या नॉन 0 है? Non-zero. इनफैक्ट भाई सब नहीं बोल रहे हैं। अनुष्का वेयर अनुष्का बोल रही थी, कौन बोल रहा था पता नहीं। Yes, sir. मैं अब बोल देखो आप ही बोल रही हैं। आप इस रिजल्ट को ऑब्जर्व करिए, सारे बच्चे इस रिजल्ट को ऑब्जर्व करो। द रिजल्ट दैट आई हैव रिटन, मैंने सेंटर पे आपको पोटेंशियल बता दिया। आप सिर्फ इस रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करके मुझे बताओ कि at which point do you think the potential will be maximum? Will it be maximum at the center of the sphere, or it will be maximum at the surface, or it will be maximum outside the sphere? हर बच्चा सोच के बताए मुझे। I'll ask one by one. At which of the point do you think the potential would be maximum? So center. Very good Maithri, and very good the first one Amna शायद I guess. भाई सबको समझ Yes, में sir. आया? सेंटर पे मैक्सिमम होगा। तुम खुद सोचो कि जैसे ही आप सेंटर से आगे जाओगे स्मॉल r अब 0 नहीं होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस विल डिक्रीज। इन दोनों का डिफरेंस डिक्रीज करेगा मतलब न्यूमरेटर डिक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल मैं इस बात को ऐसे शो कर देता हूं कि जैसे मैं आपको बोलूं कि सर अगर आप इसी पॉइंट को सरफेस पे आ जाओ, एट सरफेस, आपने ये पहले भी कैलकुलेट किया है बट चलो अगर इसी से मैं कैलकुलेट करके दिखा दूं तो आप लिखोगे 2kq डिवाइडेड बाय kq डिवाइडेड बाय 2r क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 3r स्क्वायर्ड माइनस ऑफ r स्क्वायर्ड। तो 3r स्क्वायर माइनस ऑफ r स्क्वायर विल बिकम 2r स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको नहीं लगता कि यू विल गेट kq by r, and kq by r is nothing but 0.5 kq by r। सोच के देखो। y to right 0.5, sorry my mistake. Yes, sir. this will be equal to 1 kq by r। मुझे ये बताओ कि कौन सा ज्यादा है, kq by r is greater or 1.5 times of kq by r is greater? Obviously 1.5 kq by r is greater than kq by r,
इसका मतलब where do you think the potential Yes, is sir. maximum? Of course at the surface center. सेंटर से जैसे जैसे आप दूर जाओगे स्मॉल आर की वैल्यू इंक्रीज करेगी, एंड एज द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर विल इंक्रीज, एज द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर विल इंक्रीज, द पोटेंशियल विल डिक्रीज। तो आप सेंटर से दूर जाइएगा, पोटेंशियल घटेगा, सेंटर पे मैक्सिमम होगा। तो आपने ये सब लिख लिया हो तो मैं आपको फाइनली इसका ग्राफ ड्रॉ करके बता देता हूं। इसका जो ग्राफ ड्रॉ होता है वो थोड़ा सा, पूरा आपको ग्राफ अभी शायद नहीं समझ में आया, बट इस बात को याद रखिएगा कि सेंटर से सरफेस तक पोटेंशियल का वेरिएशन पैराबोलिक है। मतलब सरफेस के बाहर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, के क्यू बाई आर। पोटेंशियल आउटसाइड द सरफेस इट इज के क्यू बाई आर, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। बट सेंटर से लेके सरफेस तक, मतलब स्मॉल आर ग्रेटर देन जीरो लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर तक, जो आपके पोटेंशियल का फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई 2r क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 3r स्क्वायर माइनस ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर। अगर आप इस पोटेंशियल को देखें तो दिस इज क्वाड्रेटिकली रिलेटेड विद स्मॉल आर। क्लियर? इसीलिए अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ सेंटर से सरफेस तक का पैराबोलिक होगा और सरफेस के बाहर का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। तो ये कुछ ग्राफ ऐसा आता है। This is maximum at center. This is r is equal to 0 and this potential value is 1.5 kq by r. This is the potential. यहाँ पर small r becomes equal to capital R. ठीक है, यहाँ पर v is inversely proportional to r. This is the surface where you have the potential equal to kq by r. Is the graph clear to all? Everyone has to respond to this. हर बच्चे को respond करना है सर. Is everyone convinced with this? Yes, sir. नोट करिए सब, इस ग्राफ को नोट करिए। अच्छा, ये जो ग्राफ्स मैंने बताया, ये वाला जो स्पेशली मैंने जो लास्ट का जो कॉन्सेप्ट सिखाया है आपको, सॉलिड स्फीयर का ये पूरा जो कॉन्सेप्ट सिखाया है, ये आपके 12th के सिलेबस का पोर्शन नहीं है, बट इट इज फॉर एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, 12th के बुक्स में अगर आप देखोगे तो दे हैव टिल द हॉलो स्फीयर, दे डोंट टॉक एनीथिंग अबाउट द पोटेंशियल ऑफ द सॉलिड स्फीयर। ये जो पूरा सॉलिड स्फीयर का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया फॉर्मूले के साथ ले लेके ग्राफ तक, दिस होल इज फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम। एनीवेज, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। Done, sir. ओके तो सर यहाँ तक हमने पोटेंशियल पे बात कर लिया है। अभी भी थोड़ा सा पोटेंशियल का एक लास्ट टॉपिक हमें डिस्कस करना है, उस पे आते हैं। तो यहाँ तक तो हमने पोटेंशियल फाइंड किया ड्यू टू हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, रिलेशन ऑफ पोटेंशियल वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑल दोस स्टफ्स। अब एक लास्ट टॉपिक रिलेटेड टू पोटेंशियल है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर वी विल बी स्टार्टिंग पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट, बट उससे पहले एक और छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, उस पर डिस्कशन होगी। तो लिखिए उस कॉन्सेप्ट का नाम, इक्विपोटेंशियल सरफेस। राइट द टॉपिक, टॉपिक का नाम लिखो इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल, इक्वी इक्वल वर्ड से बना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और आपको इसके वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, such a surface is called as equipotential surface. मतलब it is not a equipotential line, it is not a equipotential length, it is equipotential surface, means it should be a surface, right? अब इसके मतलब को समझने के लिए आप ऐसे समझो, let us take one example. अगर मान लो कि मैंने कोई स्फीयर लिया and I place a charge at the center of this sphere where this sphere has a radius of r, let's say. आपने ये सारे जो भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं, अच्छा, इट कैन आइदर बी सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर, विल मेक नो डिफरेंस। ठीक है, दोनों ही में आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा दैट वुड बी इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय द रेडियस। तो सरफेस पे मैं कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लूं, कोई भी पॉइंट, इट्स अ स्फीयर, रिमेंबर इट्स अ स्फीयर। तो इसका सरफेस पे मैं कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लूं, एट एवरी पॉइंट द पोटेंशियल वैल्यू विल बी सेम और नॉट, हाँ या ना? Yes, sir. इसका मतलब अगर मैं चार्ज को सेंटर में रख दूं और उसके अराउंड में एक स्फीयर ड्रॉ कर दूं, तो दैट स्फीयर विल बी सच अ सरफेस at every point of which the potential will be same. Such a surface is called as equipotential surface. मतलब ऐसा कोई भी सरफेस
जिस पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो लिख लीजिए डेफिनेशन, अ सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच, a surface at every point of which, a surface at every point of which electrostatic potential is same, a surface at every point of which electrostatic potential is same is known as, electrostatic potential is same is known as equipotential surface. A surface at every point of which electrostatic potential is same is known as equipotential surface. ठीक है, डेफिनेशन लिख लिया आप लोगों ने, a surface at every point of which electrostatic potential is same is known as equipotential surface. Is it clear to all? Definition लिख लिया? Yes, Amna, sir. Amna, did you write definition? Yes, sir. Yes, sir. दिव्यांशी, definition लिख लिया आपने? दिव्यांशी, इंसिया, मायत्री एंड टिशा, आई होप सबने लिख लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. नेक्स्ट वी कम टू द प्रॉपर्टीज। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ा था, वैसे ही कुछ प्रॉपर्टीज इक्विपोटेंशियल सरफेस की हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, छोटा सा पॉइंट लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टीज क्या क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा, अगर ये सरफेस है एंड इफ आई एम सेइंग दिस सरफेस इज एन इक्विपोटेंशियल, तो इक्विपोटेंशियल का मतलब यही हुआ कि एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस सरफेस पोटेंशियल विल बी सेम। ये अगर पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो पोटेंशियल एट ए विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी पॉइंट विल बी इक्वल टू जीरो। इसका ये मतलब हुआ सर कि इफ यू वांट टू मूव द चार्ज ऑन दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर आपको चार्ज को मूव कराना है, मान लो इमेजिन करो कि आपको एक चार्ज गिवन है एंड द चार्ज इज q व्हिच इज टू बी मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो कोई मुझे बता सकता है कि हाउ मच ऑफ द वर्क विल बी रिक्वायर्ड टू बी डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी? 0. ऑफ कोर्स जीरो। एक ही रिस्पॉन्स आया भाई, सबको समझ में आ गया जीरो होगा। बिकॉज इफ यू वांट टू मूव द चार्ज देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द सरफेस। तो आपको मालूम है कि वर्क डन आप क्या लिखते हो, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। एज द पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, द वर्क डन विल आल्सो बी जीरो। इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई सर? पहली प्रॉपर्टी हो गई कि द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विल ऑलवेज बी जीरो। तो लिख लीजिए, work done in moving a charge, work done in moving a charge, work done in moving a charge from one point to another, work done in moving a charge from one point to another on an equipotential surface, work done in moving a charge from one point to another on an equipotential surface is always zero. ठीक है, is always equal to zero। लिख लिया? सर सबने लिख लिया? द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज on an equipotential from one point to another on an equipotential surface is always zero। आगे बढ़ूं सेकेंड प्रॉपर्टी पर। Yes, sir. दूसरी प्रॉपर्टी सुनिए, प्रॉपर्टी नंबर 2। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेकेंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि फॉर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होती है। Electric field is always perpendicular to the equipotential surface. Electric field, I'll tell you the reason, don't worry. Always
इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये उल्टा टी मत समझ लेना, ये उल्टा टी नहीं है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर होती है कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्यों होती है, रीजन समझते हैं। देखिए सर, अगर मान लीजिए कि ये सरफेस है, दिख रहा है आप लोगों को, ये सरफेस है, ऐसे देखो, ये सरफेस है, और इस सरफेस के अगर परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो व्हाट वुड बी द कंपोनेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरफेस? कैन एनीबॉडी टेल मी? अगर मैं ये सरफेस ले लूं और मैं कहूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड इससे परपेंडिकुलर है, तो क्या इसका कोई कंपोनेंट अलोंग द सरफेस आएगा क्या? नो सर। भाई मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर ये ऐसा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो देयर विल बी नो कंपोनेंट ऑफ द फील्ड अलोंग द सरफेस, राइट? तो इसका मतलब है कि, अच्छा क्यों ऐसी बात कर रहा हूं, क्योंकि वर्क डन का आप दो फॉर्मूला जानते हो, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, भी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी लिखते हैं हम, क्यू इंटू ई इंटू एक्स कह लो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं है अलोंग द सरफेस, तो इस फॉर्मूले से भी वर्क डन जीरो होगा, और होना चाहिए, बिकॉज इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए वर्क डन विल बी जीरो इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो ये जीरो होना चाहिए। बट अगर आप इमेजिन करो कि अगर ये सरफेस है आपका, कैन यू ऑब्जर्व दिस सरफेस, कैन यू सी द सरफेस, and electric field is not perpendicular but it is at some angle. Look at it. Can you see this? Please respond, hurry up. Yes, sir. Yes, sir. Will you now be having a electric field component along the surface or not? Yes, sir. Yes, sir. समझ आई बात? इसका मतलब क्या होगा कि अगर सरफेस बेटे ऐसा है और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड which is making some angle theta with the surface, तो इसका सर दो कंपोनेंट आ जाएगा ना, एक कंपोनेंट विल बी अलोंग द सरफेस, मान लो इसको फिलहाल ई cos थीटा कह लें। अब अगर मुझसे कोई कह रहा है कि भाई अब चार्ज मूव करा के दिखाओ, अब चार्ज को मूव कराओ यहां से यहां तक, तो क्या नाउ डू आई नीड टू वर्क ऑन द चार्ज, और यहां पर भी वर्क डन विल बी जीरो? सोच के देखो, यू आर गोइंग अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और आप चार्ज को मूव करा रहे हो ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर जो वर्क आएगा, दैट वर्क विल बी रिटन एज इक्वल टू व्हाट? तो दैट वर्क विल बी रिटन एज चार्ज मल्टीप्लाइड बाय ई cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस वर्क डन विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। सोच के देखो, अगर ये वर्क डन जीरो नहीं आया तो इट विल वायलेट द फर्स्ट प्रॉपर्टी और नॉट? नहीं आया भाई, ये वर्क डन मुझे जीरो चाहिए ना, बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट सरफेस के अलोंग होगा तो वर्क डन जीरो होगा या नहीं होगा? नहीं समझ होगा आया। सर। यार सबको नहीं समझ आया, फिर से सुनो। इफ देयर बी एनी कंपोनेंट ऑफ द फील्ड अलोंग द सरफेस, तो फिर वर्क डन जीरो नहीं होगा, यू विल हैव टू परफॉर्म वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन और अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ दैट फील्ड, और अगर ऐसा हो गया तो इट विल वायलेट द फर्स्ट प्रॉपर्टी व्हिच सेज वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस शुड बी जीरो। इस पूरी स्टोरी का मतलब यह है कि वी कैन नॉट हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट अलोंग द सरफेस, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट सरफेस के अलोंग नहीं चाहिए, और वो कब पॉसिबल है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो सरफेस पे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब परपेंडिकुलर हो टू द सरफेस। नहीं आया। कैन वी अफोर्ड टू हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरफेस? टेल मी यस और नो। मुझे नहीं पता No, आमना sir. कि आपकी आवाज मुझ तक आ रही है? हाँ आमना आ रही है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट सरफेस के अलोंग हो सकता है? द आंसर इज नो, बिकॉज अगर सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट no. होगा तो वर्क डन विल नॉट बी जीरो। ठीक है, इसका मतलब है कि वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव एनी कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो वो तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो? परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर to equipotential surface. Is it clear to all other than Amna? Anushka, Yes, sir. Mayuri, Yes, sir. Tisha, Divyanshi, is it clear to all? तो आज इतना ही रहने दो, up to these two properties. Rest of the property we'll discuss in the next class, which is on Friday, right? And then we'll be having an extra class probably on Saturday, जिसका टाइम आपको हम फाइनल करेंगे on Friday, ठीक है?
So till then, have a good time. Take care. Bye bye. Bye, sir. Bye everyone. Bye. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.